बट उससे पहले जैसे हम लोग पढ़ने जाए उससे पहले हमें ये पता चले कि हम लोगों को एक्चुअल में कैसे पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। सो वी हैव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपका किस पार्ट में कवर होगा, क्या होंगे। लेट अस रिकैप द चैप्टर इन अ शॉर्ट वे। So first of all, first topic is carbohydrate. तो carbohydrate क्या होता है कि कार्बो that is a word used for at least carbon atom and hydrate जो आप सुनते आएंगे dehydration, hydration, यानी कि this is the word which is used. So what is the definition here? These are the polymers and these are the polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy. क्या होते हैं कि polyhydroxy aldehyde होते हैं यानी एल्डिहाइड के हाइड्रोक्सी होते हैं और दूसरी बात पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं और यही न्यूक्लिक एसिड अमाउंट में नीड। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. So today we are going to discuss about the chapter named Biomolecules and you also know कि ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होता है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव कंटेंट हियर। सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक स्लाइड हमने ऐड करवाई हुई है जिसमें आपको लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। सो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जैसे हम लोग पढ़ने जाए उससे पहले हमें ये पता चले कि हम लोगों को एक्चुअल में कैसे पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। सो वी हैव सम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लिखे हुए आपके सामने। जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग में 2 to 3 मार्कर में आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन करना होता है इन डिटेल। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप बताइए ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज की आपको कोई 3 केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर रिएक्शंस लिखनी है। फिर जैसे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। देन द नेक्स्ट वन इज राइट द डिसीजेस कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है और विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है। और इसके साथ में एक और चीज ऐड हो जाती है इस क्वेश्चन के साथ में ही कि व्हाट आर द बेसिकली सोर्सेज ऑफ दीज विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड पूछा है एंड लास्ट में पूछा है व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इफ आई एम गोइंग टू कैटेगराइज, तो आपको पता है कि दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर फ्रॉम द सेक्शन नेम कार्बोहाइड्रेट। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपका किस पार्ट में कवर होगा, दैट इज टू कवर इन द न्यूक्लिक एसिड पार्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय, तो विटामिन लिखा है तो विटामिन में ये कवर हो जाएगा। फिर पूछा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोटीन। फिर आपसे सीधा सीधा पूछा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है वो आपको बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द पॉलीपेप्टाइड्स, और उसको आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। सो इससे पहले कि हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें कि इनके आंसर्स क्या होंगे, लेट अस रिकैप द चैप्टर इन अ शॉर्ट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बेसिकली आप नाम से ही समझ रहे हैं कि कार्बो दैट इज अ वर्ड यूज फॉर एटलीस्ट कार्बन एटम एंड हाइड्रेट जो आप सुनते आएंगे डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, यानी कि दिस इज द वर्ड विच इज यूज फॉर द H2O molecule. So what is the definition here? These are the polymers and these are the polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone. यानी बेसिकली पहले तो ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। उसके अलावा में ये क्या होते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी एल्डिहाइड के हाइड्रोक्सी होते हैं, और दूसरी बात पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन है इसका। तो क्लासिफिकेशन में जैसे आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइड मिसिंग हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज सैकेराइड, फिर आपका है, सॉरी एक मिनट, 1 सेकेंड, सैकेराइड का क्लासिफिकेशन है। तो कैसे है इसका कि मोनोसैकेराइड होते हैं जिसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑलिगोसैकेराइड है जिसके एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज एंड लैक्टोज, एंड पॉलीसैकेराइड है जिसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि पॉलीसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड दोनों ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड में, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके अलावा सेकंड जो है वो क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट के बेसिस पे कैसे होता है कि जैसे शुगर, शुगर आपको पता है कि कौन से जो आपके स्वीट सब्सटेंसेस होंगे, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। एज यू ऑल नो कि ग्लूकोज जो है वो आपका किसमें प्रेजेंट होता है, वो आपने ग्लूकोज का नाम सुना ही होगा, ग्लूकॉन डी कभी पिया ही होगा, शुगर वो जब वाटर में डिसॉल्व कराते हैं। फ्रक्टोज आपका किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में। नॉन शुगर में क्या आ जाते हैं आपके, स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च आपके जैसे सिंपल व्हीट, राइस में प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज खाने की, ये भी आपका कैसा है, नॉन शुगर, यानी ये मीठा नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन होता है। यहाँ पे मिस हो गया है बट हम अब क्लियर कर रहे हैं कि रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कि कौन से ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जो बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, जैसे डाइसैकेराइड हो गई, एक्सेप्ट सुक्रोज एंड मोनोसैकेराइड हो गया, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हो गए, जैसे कि सुक्रोज हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी शुगर रिड्यूस हो जाती है उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो आपकी शुगर रिड्यूस नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। 3 तरीके से क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे मतलब कि जो ओलिगोसैकेराइड है, these are the bigger unit than monosaccharide and these can be converted into monosaccharide by the hydrolysis, यानी simple means you can convert sucrose and lactose into glucose and fructose. Next one is polysaccharide, polysaccharide जो है वो भी आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे 2 टाइप के हो गए, जैसे शुगर हो गया तो वो कैसा है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी जो सीटिन टेस्ट होते हैं, और नॉन शुगर कौन से हो गए, स्टार्च एंड सेलुलोज। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन है, तो रिडक्शन में हो गया आपका रिड्यूसिंग शुगर, जैसे डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, यानी कि ऑलमोस्ट सारे डाइसैकेराइड होते हैं लेकिन एक्सेप्ट सुक्रोज, और मोनोसैकेराइड तो सारे ही होते हैं और बाकी आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे सुक्रोज का एग्जाम्पल लिखा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारा पीवाईक्यू था उसमें भी ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यहीं पर हमने उसका आंसर भी क्या करा, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, अच्छा इसी में जैसे एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज बोला गया था, तो इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ग्लूकोज में, हाँ तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस करनी है और इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला, यानी यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 4 आपके प्राइमरी 1 आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है एंड 4 आपके सेकेंडरी अल्कोहलिक है, तो बेसिकली 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइड। अब अगर आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई है तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारी नहीं 3-4 ऐसे पूछी जाएगी, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम आपको कोई भी 3 रिएक्शन बता देंगे, लेकिन आपको पेपर में कैसे हैंडल करना है। तो क्या इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, यस मैम, तो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी तो ये शो करेगा, OH ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहली हम आपको मालूम है कि अगर ये PCl5 से रिएक्शन कर लेगा तो ये सारे OH जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे Cl से, यानी रिएक्शन क्या आ जाएगी, CHO CHCl का होल 4 एंड CH2Cl, तो यहाँ आपको 5 PCl5 के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे।
साथ में आपका POCl3 और HCl भी रिमूव होगा, वो आपका बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा जैसे और कौन सी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, अब देखो अल्कोहल की हमने तो यहाँ पर क्या करी, एक प्रॉपर्टी सिर्फ डिस्कस करी है, केमिकल प्रॉपर्टी। आप इसमें ग्लूकोज की और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, या फिर आप क्या करो, मतलब जो भी आपकी अल्कोहल बेस OH बेस प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे ही आपकी तीन प्रॉपर्टी हो गई कि रिएक्शन विद PCl5 हो गया, रिएक्शन विद PCl3 हो गया, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, और रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड हो गया। अब अगर आपको नेक्स्ट वो नहीं याद आए तो फिर आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, CHO ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। CHO इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो CHO ग्रुप की आपकी बहुत ढेर सारी रिएक्शन है, यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट आप ले सकते हैं, उसमें भी ये CHO ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। इसके अलावा आप फेलिंग सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, कॉपर वाला, तो उसमें भी क्या होगा कि CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, COOH। सारा कुछ सेम रहेगा, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH। तो दीज आर द टू रिएक्शन इन विच क्या हो रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के प्रेजेंस में ये COOH में चेंज हो गए। अलोंग विद दिस अब क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी रिएक्शन अगर आप किससे करा दें, अगर आप हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, फिर आपको ऑक्सिम मिल जाता है, NOH आपका कंबाइंड हो जाता है, इस तरीके से बनता है कंपाउंड। इसके अलावा आप हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी एल्डिहाइड की सिर्फ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको इसमें ग्लूकोज की कितनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल पा रही है। तो बेसिकली व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इनटू योर एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है बच्चों, आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ग्लूकोज में ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टीज उसमें शो हो गई, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, उसमें CHO ग्रुप COOH में चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा सकते हैं तो ऑक्सिम बन जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आप फेनिल हाइड्रोजीन या हाइड्राजीन से रिएक्शन करा सकते हैं, वहां पे भी सिंपल डबल बॉन्ड से कंपाउंड जुड़ जाता है NH2। फिर आप OH ग्रुप की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि OH किस में चेंज हो जाएगा, Cl में चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, तीन ही प्रॉपर्टी पूछी गई थी और यहाँ पे आपकी ढेर सारी डिस्कस हो गई, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको इनसे भी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी करनी है तो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज का सिंपली रिडक्शन करा दीजिए। तो ग्लूकोज का अगर रिडक्शन होगा तो फिर वो क्या बना देगा, नॉर्मल हेक्सेन, यानी सिंपल चेन बन जाएगी। लेट्स से ग्लूकोज लिखा है C6H12O6, HI की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होगा तो फिर क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन, यानी CH3 CH2 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 एंड CH3। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, N हेक्सेन। तो ये आपका सिंपल रिडक्शन, ये भी आपकी क्या हो गई, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से जो हमारा क्वेश्चन आपको मिलता है इस टाइप का मिलता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, ग्लूकोज को अच्छे से पढ़ना है, यानी ग्लूकोज की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी समटाइम पूछ दिया जाता है, तो वो भी आपको देखना है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होता है, देखो आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, एमिनो मींस एमीन ग्रुप की बात हो रही होगी एंड एसिड मींस COOH। सो व्हाट इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कंटेन एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप एंड साथ में कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप both are present, basically these are called amino acid, means amino group भी हो और acid group भी हो। R क्या है यहाँ पर, any side chain means यहाँ पे basically alkyl group से मतलब है कि अगर आप CH3 लगा देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, CH3 के केस में यहाँ पर ये आपका मेथाइल ग्रुप लग गया और अल्फा अमीनो एसिड बन गया। इसके अलावा मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एल कॉन्फिगरेशन, मतलब D एंड L आप जानते हैं, डेक्सोरोटेटरी लीवोरोटेटरी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो अमीनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं,
अमीनो एसिड कंटेन्स अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब इस पे बेस देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या यहाँ पे उन्होंने अमीनो एसिड का कोई क्वेश्चन ले रखा है, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अमीनो एसिड का, यहाँ पे आपको हाँ पेप्टाइड से हम लोग समझ सकते हैं। चलो देखते हैं, ये वाला टॉपिक भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे ये दो अल्फा अमीनो एसिड हम लोग ले लेते हैं, आर सी एच सी डबल ओ एच है और साथ में यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, और दूसरा अमीनो एसिड है जिसमें हम इस साइड NH2 को रख दें, साथ में यहाँ पर लगा दें CH, ये लग गया C डबल ओ एच और ये है CH3। ठीक, तो क्या होगा कि आपका यहां से OH और एक H, बेसिकली इलिमिनेशन होगा किसका, H2O मॉलिक्यूल का, और ये आपस में कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। NH2, यहाँ पे आ गया CONH, फिर आया CH, CH3 एंड C डबल OH, यानी ये CONH बॉन्ड बना। इसी को आप क्या कह रहे हो बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब यही ऐसे लाइन से कंबाइंड होकर CONH बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और यहीं पर एक और टॉपिक भी क्लियर हो गया कि व्हेन दीज अल्फा अमीनो एसिड आर कंबाइंड विद ईच अदर थ्रू द पॉलीपेप्टाइड चेन या थ्रू द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी, व्हेन द अल्फा अमीनो एसिड कंबाइंड विद ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो उसी में आपको जो चेन मिलती है, बेसिकली जब बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड आकर कंबाइंड हो जाते हैं तो वो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो यहाँ क्वेश्चंस में तो ऐड नहीं है पीवाईक्यू में, पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, कि यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज ज्विटर आयन। तो बेसिकली आर, यहाँ पर जो C डबल OH ग्रुप है, इसका जो H प्लस है, N के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर अपने में ऐड कर लेता है, यानी इस टाइप का आपको एक आयन मिलता है, CH NH3 पे पॉजिटिव और C डबल O पे माइनस, यानी इट इज एन डाइपोलर आयन, मतलब इन विच पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन बोथ आर प्रेजेंट। तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू द अमीनो एसिड। So I hope you understand it, okay? Okay, now discuss some other thing. Proteins, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, ये ए अमीनो एसिड नहीं है, अल्फा अमीनो एसिड, अभी हमने आपको बताया भी था। अच्छा, अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, अभी जो हमने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप है इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन कौन सी है, अल्फा, और इस पर ये जो एमीन ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हो गया, अमीनो एसिड तो है ये, लेकिन कौन सा है, ये है अल्फा एमिनो एसिड, यानी अल्फा पर कौन सी पोजीशन जुड़ी है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन दीज proteins are the polymers of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond. Abhi we have discussed about peptide bond is CONH bond by the elimination of H2O molecule or peptide linkage, and a polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than the 10,000 mu is called a protein। यानी कि बहुत ढेर सारे जब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स ऐड अप होते हैं तो आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस थे हमारे पास पीवाईक्यू में भी, जैसे देखते हैं बच्चों पहले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। एक तो ये क्वेश्चन आया, इसके अलावा ये डायरेक्ट पूछा है न्यूक्लिक एसिड, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक और पार्ट रह गया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो प्रोटीन क्या होते हैं बच्चे, आपने देखा
कि जब अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइंड होते हैं थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन तो आप उसको कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली अमीनो एसिड जुड़कर इस तरीके से, आप अपने एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये डायग्राम देख सकते हैं, इस तरीके से सिंगल स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी में दिस शेप लाइक अ कोइल्ड के फॉर्म में धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड टर्शरी में यही आपका किस फॉर्म में अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है, 3 डायमेंशनल में। एंड क्वार्टरनरी इसकी लास्ट स्टेज जिसमें स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स और फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपने देख लिया होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट इज डीनेचुरेशन। नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि डीनेचुरेशन मतलब नेचुरल प्रोसेस से तो थोड़ा सा अलग है ये। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि डीनेचुरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन चेंजेस। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोटीन के मेन फंक्शन होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इन दिस प्रोसेस। डीनेचुरेशन इज द process by which physical and biological functions of protein changes। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है कि डीनेचुरेशन में कभी भी ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना ये चेंज नहीं होता है, लेकिन while on the other hand जो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी में। तो बेसिकली डीनेचुरेशन में आप क्या समझ सकते हैं कि क्वार्टरनरी, टर्शरी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्जन हो गया। इसकी वजह से जो प्रोटीन की फिजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बेसिकली प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डीनेचुरेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड biological functions of protein changes is called denaturation of protein, and in this process primary structure do not change but secondary, tertiary and quaternary structures changes। okay, और अगर आपको इसमें एग्जांपल लिखना है, इसके 2 टाइप भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि जैसे एक होता है रिवर्सिबल डीनेचुरेशन जिसको आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, आप रिवर्सिबल रिएक्शन कर पढ़ते हैं तो आपको पता है, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उस ऐसा डीनेचुरेशन जो अब दोबारा से पहले वाली कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी, यानी द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acid. Since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, so they are also known as polynucleotide। मतलब क्या हो गए, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, the particles in the nucleus of the cell, आपको पता है कि cell is the basic function, मतलब आपके जो बॉडी पार्ट ऑर्गन की सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज सेल। मतलब सेल के बारे में आप काफी अपने 9th-10th में स्टडी किया होगा, जो स्टूडेंट बायो वाले हैं तो वो तो अभी भी पढ़ रहे होंगे, उनके में तो काम आ ही रहा होगा इसका। तो सेल बेसिकली क्या होता है कि सबसे छोटी यूनिट है। अब फिर सेल के पार्ट होते हैं, सेल का न्यूक्लियस होता है, तो उसी न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हेरिडिटी कैरेक्टर। अब हेरिडिटी कैरेक्टर आपको पता ही है कि 1 जनरेशन टू अनदर जो भी आपके सिग्निफिकेंसेस या जो भी फंक्शन या जो भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है, उसकी ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ऐसी है, उनके पापा की भी ऐसी है। तो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर विच आर ट्रांसफर फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर। तो द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, ऐसे पार्टिकल्स सेल के न्यूक्लियस में जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको आप क्या कहते हो, क्रोमोसोम्स कहते हो। एंड क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से मिले होते हैं, और अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल से, यानी अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल से मिले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर बच्चों अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट में कि पॉलीमर आर बेसिकली द बिगेस्ट यूनिट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, यानी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं।
पॉलीमर्स ऑफ किसके पॉलीमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड आर व्हाट, न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड अगर आपको अच्छे से पूरा डिफाइन करना हो, पेपर में आ जाए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी था कि डिफाइन न्यूक्लिक एसिड, तो डिफाइन न्यूक्लिक एसिड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, साथ में याद करते रहा करिए वीडियो के, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी and are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acid, and these are basically the polymers of nucleotides, so these are also known as polynucleotide. okay, अब न्यूक्लिक एसिड के यहाँ पे थोड़ा सा टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका डीएनए, एंड दूसरा आपको होता है आरएनए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो डीएनए इज बेसिकली द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ जो इसमें शुगर यूज हुई है उसका डिफरेंस होता है कि इसमें जो शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोज एंड इसमें जो शुगर है दैट इज राइबोज। यानी डीएनए इज व्हाट, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज व्हाट, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या था, क्योंकि एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो सीधा इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। सो लेट्स सी। अब देखो बेटा, यहां से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया, ये बेसिकली डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी प्रेजेंट है, आप खोल के वहां से भी देख सकते हैं। तो जब भी कोई यूनिट बनती है, ये तो आपका बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये दो यूनिट्स हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि कंबाइंड हो गई। बट ये एक यूनिट की अगर हम स्टडी करें तो इसमें तीन चीजें, एक तो ये बेस जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, और ये 5 होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 बेसेस होते हैं, उनमें से कोई प्रेजेंट होगा, ठीक है। बेसेस आर द नाइट्रोजनस बेस, यानी कि उनमें क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो पहली एक यूनिट तो होती है नाइट्रोजनस बेस की, दूसरा होता है पेंटोज शुगर की, यानी शुगर आपकी कैसी, पेंटोज शुगर, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा इसमें अटैच होता है एक फास्फेट ग्रुप। तो इस पूरी यूनिट को कंबाइंडली हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। तो फिर मैम न्यूक्लियोसाइड क्या था वो भी समझते हैं। इसी में जब फास्फेट ग्रुप को आप हटा देंगे, सबसे पहले ये पेंटोज शुगर किससे कंबाइंड हुई, बेस से, और इसको आप कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, जो आपने क्वेश्चन देखा था। लेकिन when this nucleoside combined with this phosphate group, then the whole unit is known as nucleotide. And when the nucleotides are combined with each other, then the formation of polynucleotide takes place. और ये जो polynucleotide है, यही बेसिकली आपका फॉर्मेशन किसका करता है, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, what is nucleoside मैम, when the pentose sugar combined with the बेस, बेस कौन सा, नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से थे बच्चों, अभी बताया, ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट भी कर लिया करिए वीडियो पॉज करके। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो 5 होते हैं मैम, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों में ही आपके 4 बेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टार्टिंग के आपके 4 दिख रहे हैं आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, these are present in the DNA molecule. And अगर इसी में आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल ले लें एक्सेप्ट थाइमिन, तो फिर ये चारों आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, आरएनए में। तो क्या क्या डिफरेंस हो गया डीएनए आरएनए में, डीएनए आरएनए में डिफरेंस हो गया कि पहली बात तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट है, इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एंड इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द adenine, guanine, cytosine. Okay. So what is nucleoside? When the sugar combined with the nitrogenous base, then this is called nucleoside. And what is nucleotide? Nucleotide is the combination of sugar, base, and phosphate group. Yeah, you can simply say that. Ki what is nucleotide? It is the nucleoside. When nucleoside combined with the base and phosphate group, it is called nucleotide.
peptide. And when these nucleotide combine with each other through phosphodiester linkage, यानी ये फास्फेट ग्रुप की मदद से बेसिकली दोनों जुड़ती हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो ढेर सारे आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं कि डीएनए की पूरी यूनिट है. तो हम लोग लगे हाथ इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब ताकि आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाए. समटाइम्स क्वेश्चन में भी आस्क व्हाट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इस टाइप का आपको दिखाई देता है. 1 सेकेंड. तो ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से दिखाई देता है. इट इज अ डबल स्ट्रेन स्ट्रक्चर, यानी एक आपको दिख रहा होगा दिस स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज लाइक दिस. ठीक, केमिस्ट्री में आपको कितने से मतलब होता है कि इट इज अ डबल स्ट्रेन स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना होता है. और देखिए यहाँ पर जो साइटोसिन है वो कंबाइंड होता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ, और इसके बीच ऐसे 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों बेस बेसिकली आपस में कंबाइंड हो रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से. तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ कंबाइंड हो गया एडेनिन थाइमीन के साथ, और एडेनिन और थाइमीन के बीच आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड. तो स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आप क्या बनाएंगे, इस तरीके का आपको एक सिंगल स्ट्रेन ये और एक सिंगल स्ट्रेन ये, और इनके बीच में आपको सारे के सारे आपके बेसेस दिखेंगे कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ कंबाइंड है और एडेनिन थाइमीन के साथ. लास्ट टॉपिक इज विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट. यानी कि विटामिन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो आपके डाइट में आपको स्मॉल अमाउंट में स्मॉल अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं सिर्फ. और तो और क्या काम होता है इनका, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब व्हाट आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, जो आपका डेली डे टू डे मेंटेनेंस है बॉडी का, ग्रोथ है जो, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है. तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है उनकी एक प्रॉपर एक ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए आपको स्मॉल अमाउंट में जो चीजें चाहिए होती है वो आपके होते हैं विटामिन. और ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. यू ऑल्सो नो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन, तो वो आपको पता ही होगा. एंड लास्टली एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि रिलेटेड टू विटामिन था. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिसीजेस caused by the deficiency of vitamin A and vitamin C. तो ये हमारा एकदम लास्ट टॉपिक और लास्ट स्लाइड है कि विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे टेबल ऐड कर दिया है, आपको यहाँ पे सारे इसके फंक्शन और डिसीजेस भी मिल जाएंगे. कि विटामिन ए है तो विटामिन ए का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल. ठीक है, इसके सोर्सेस क्या है, तो आप कैरेट लीजिए यानी गाजर खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए. फंक्शन क्या है इसका, हेल्दी विजन और बूस्ट इम्यून सिस्टम. यानी इसका इस विटामिन का क्या फंक्शन है बच्चों, इस विटामिन का फंक्शन है कि आपका जो विजन है यानी कि जो आपकी देखने की क्षमता है वो हेल्दी हो जाए, और साथ में ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाए. डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब जो आपका कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की कलर के बीच का डिफरेंस ना समझ पाना, ऐसी टाइप की डिसीजेस आपको इसकी विटामिन ए की अगर कमी है आपकी बॉडी में तो आपको रिलेटेड टू द विजन वाली डिसीज होंगी, मतलब देखने में दिक्कत होगी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों विटामिन बी में विटामिन B1 B2 ऐसे करके नेम आते हैं. तो ये डीएनए रेप्लिकेशन और आरबीसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो मसल्स एंड बॉडी वीक हो जाएगी आपकी. फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन सी, जिसका नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड. ये किस लिए जरूरी होता है, सिट्रस फूड में होता है, ये बेरीज में होता है, टमाटो, यानी सिंपल सी बात है कि सारी खट्टी चीजों में आपको मिल रहा है. फिर ये
एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन के लिए भी जरूरी होता है। और आपने पढ़ा भी था कोरोना में, सुना भी होगा कि विटामिन सी क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे बेटर काम करता है। अगर ये कमी है तो आपको कौन सी डिसीज हो जाती है, स्कर्वी, यानी आपके जो गम्स ब्लीडिंग एंड ऑल माउथ से रिलेटेड डिसीज होती है वो हो जाती है। विटामिन डी की कमी से, मतलब विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्सीफेरॉल। सोर्सेज फिश, एग, यॉक, चीज, बोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर कमी हो गई तो रिकेट्स डिसीज हो जाएगी। विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, इसके जो सोर्सेज है आलमंड, पीनट, सोयाबीन्स, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, और इसके से आपको न्यूरोपैथी और एनीमिया की डिसीज हो जाती है। एंड लास्टली विटामिन के जिसका आपका जो सोर्स है दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, और इसी से रिलेटेड आपकी इसकी डिसीज है। सबसे ज्यादा जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है विटामिन ए के बारे में, सी के बारे में एंड डी के बारे में, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी नहीं पूछे जाएंगे, वो भी पूछ ध्यान रखने, बट ये सबसे ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एक बार जल्दी देखते हैं आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने एक थ्रू आउट रिविजन करा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने एक बार पूरे क्वेश्चन देख लिए किस टाइप के आते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, डिफरेंस पूछा जाता है। फिर आपने क्या देखा कि डिसीजेस यानी विटामिन, ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के साथ हम लोगों ने ग्लूटार आयन, प्रोटीन, ये सब भी डिस्कस किया। दिस इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस, एंड न्यूक्लियोटाइड इज व्हेन दीज मॉलिक्यूल कंबाइंड विद द फॉस्फेट ग्रुप, देन न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म। और न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? विटामिन की। विटामिन जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइट में स्मॉल अमाउंट में नीड होती है उसकी।